प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। आज की हमारी टॉपिक है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, जो कि एमपीटीटी वर्ग 1 एंड पीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए ये कॉमन टॉपिक है समाजीकरण। तो चलिए समाजीकरण को समझते हुए टू द पॉइंट्स हम क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू लेकर आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण का अर्थ क्या है पहले ये समझते हैं। संसार क्या है, हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए, उसे इसका ज्ञान नहीं होता है, परंतु समाज में रहकर वह इस तरह अनेक व्यवहारों को सीखता है स्पष्टतः जब एक सामाजिक प्राणी बन चुका होता है। अर्थात जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी के रूप में परिणत हो जाता है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। लुंडबर्ग ने कहा है, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह सिर्फ एक जैविक प्राणी होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सिर्फ एक जैविक प्राणी होता है। परिवार क्या है, लोग कौन हैं, क्या संबंध है, ये सभी चीज़ उसके कुछ भी पता नहीं होता है। जिन प्रक्रियाओं के द्वारा परिवार में रहकर बच्चा सामाजिक प्राणी बनता है तो वह समाजीकरण कहलाती है। लुंडबर्ग ने इसे समझाते हुए लिखा है, व्यक्ति इंटू समाज इंटू सामाजिक व्यवहार इसका टू समाजीकरण। अब ये क्वेश्चन बनता है किस तरह लिखकर आपको पूछा जा सकता है ये किसने कहा है, तो लुंडबर्ग ने कहा है। बूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण को दो भागों में बांटा है, संस्कृति का हस्तांतरण और व्यक्ति का विकास। अब हम देखेंगे समाजीकरण की परिभाषा। आगमन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। आगमन क्या कह रहे हैं, सामाजिक समूह के आदर्श नियम के अनुसार ही व्यवहार करना सीखता है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है। पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने एवं आंतरिकरण करने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहलाती है। और अरस्तु के अनुसार कोई देवता या पशु समाज से पृथक नहीं रह सकता, मनुष्य भी नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई देवता या पशु समाज से पृथक नहीं रह सकता है, मनुष्य भी नहीं रह सकता है, किसने कहा, अरस्तु ने कहा। न्यू मेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया समाजीकरण है। कूले के अनुसार समाज व्यक्ति का दर्पण है, अर्थात व्यक्ति समाज रूपी दर्पण में रहकर ही अपने आप को परिवर्तित करता है। दुर्खिम के अनुसार बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है। इन परिभाषाओं से समाजीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण अजन्म और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन क्या बनता है, समाजीकरण कब तक होती है, तो आजन्म, जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरा पॉइंट, समाजीकरण की प्रक्रिया स्थान और समय सापेक्ष होती है। मतलब इसका यह है कि हर समाज में हर जगह पर समय के अनुसार स्थान के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया बदल जाती है। मतलब कोई समाज में कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, कुछ दूसरे समाज में सामाजिक मूल्य अलग हो जाते हैं। नंबर 4, समाजीकरण समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। क्या कहा जा रहा है, समाजीकरण समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य यानी कार्य करने वाला। पॉजिटिव रूप में समाजीकरण उसे ही कहते हैं जब व्यक्ति अच्छी आदतें सीखता है, प्रक्रियात्मक सदस्य बनता है, मतलब प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। 5, इसके द्वारा शौर आत्म का विकास होता है, व्यक्ति खुद देखकर अपने आप से सीखता है। समाजीकरण के द्वारा संस्कृतियों का हस्तांतरण होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समाज से दूसरी समाज संस्कृतियों का आदान प्रदान या हस्तांतरण होता है। समाजीकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी सभी जगह पाई जाती है। समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया, क्वेश्चन पूछा जाता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे समाजीकरण की पद्धतियाँ कौन कौन से। समाजीकरण की पद्धतियों में 3 समाजशास्त्रियों के नाम मुख्य रूप से आते हैं, हर्बर्ट ब्लोमर, कूले एंड फीचर। इन्होंने जो पद्धतियाँ अपनाई हैं, अनुसरण, हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार 4 पद्धतियाँ हैं, अनुकरण, प्रशिक्षण, सहानुभूति और सुझाव। इस आधार पर व्यक्ति समाजीकरण करता है। कूले ने 4 पद्धतियाँ बताया है, सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड। यानी किसी भी काम के लिए उसको पुरस्कार दिया जाता है तो बच्चों को ये समझ में आता है वो काम अच्छा है, वो वापस करता है।
और दंड दिया जाता है, दंड के द्वारा भी वो अपनी गलती में सुधार करता है। फीचर के अनुसार निम्न 3 पद्धतियाँ हैं: नकल, सुझाव और प्रतियोगिता। अब हम देखेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया के तत्व। बूम एवं सेल्जनिक ने 3 तत्व बताए हैं: शरीर रचना, व्यक्ति और समाज। स्टीवर्ट एंड ग्लीन ने 3 तत्व बताए हैं: अंतःक्रिया, भावात्मक स्वीकृति और संचार या भाषा। क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं कि अंतःक्रिया, भावात्मक संस्कृति, संचार और भाषा, ये 3 सामाजिकरण प्रक्रिया के तत्व किस समाजशास्त्री ने बताए हैं? तो स्टीवर्ट एंड ग्लीन ने बताए। बूम एवं सेल्जनिक ने सामाजिकरण के 4 उद्देश्य बताए: आधारभूत नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख और क्षमताओं का विकास। अब हम देखेंगे सामाजिकरण के अभिकरण। जिन संस्थाओं या समूहों के माध्यम से सामाजिकरण होता है उन्हें सामाजिकरण की संस्थाएं या अभिकरण कहा जाता है, जो निम्न है: परिवार। जोल्डिस ने 56 समाजों का अध्ययन करके सामाजिकरण के परिवार एवं माता पिता का भूमिकाओं का पता लगाया और पाया कि सभी समाजों में पिता साधक नेतृत्व और माता भावात्मक नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन आता है, साधक नेतृत्व किसे कहा गया है? पिता को। और भावात्मक नेतृत्व माता को कहा गया है। किसने 56 समाजों का अध्ययन करके सामाजिकरण में परिवार और माता पिता की भूमिकाओं के बारे में बताया है? जोल्डिस ने। नेक्स्ट है रीजमैन। खेल समूह। रीजमैन ने कहा है कि वर्तमान में खेल समूह सामाजिकरण करने वाला महत्वपूर्ण पक्ष है। महत्वपूर्ण समूह है: पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक। अब सवाल ये होता है, खेल समूह को सामाजिकरण के रूप में किसने बताया है? तो रीजमैन ने खेल समूह को सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में या सामाजिकरण की अभिकरण के रूप में वर्णित किया है। अब हम देखेंगे सामाजिकरण प्रक्रिया के स्तर क्या है। पार्सन्स का कथन है कि बच्चा उस जैविकीय पत्थर के समान होता है जिसे जन्म के समय समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वो अपना सामाजिकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ये किसने कहा है? तो पार्सन्स ने कहा है। पार्सन्स और जॉनसन ने 4 स्तर बताए हैं। पार्सन्स और जॉनसन ने सामाजिकरण के 4 स्तर बताए: मौखिक अवस्था, शौचावस्था, तदात्मीकरण, किशोरावस्था। फ्रायड द्वारा सामाजिकरण का वर्णन। फ्रायड ने 4 स्तरों को सामाजिकरण को विभक्त किया जो निम्नलिखित है। फ्रायड के सामाजिकरण के वर्गीकरण मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट्स हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है मौखिक अवस्था। इस अवस्था की अवधि 1 से 1.5 साल होती है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौखिक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो 1 से 1.5 वर्ष तक। तो शिशु अपना सुख दुख भाव मुख के माध्यम से प्रकट करता है। यही कारण है कि इस अवस्था में मौखिक अवस्था कहा गया। इस अवस्था में बच्चा माँ को अपने से पृथक नहीं समझता। इस अवस्था में फ्रायड ने प्राथमिक परिचय भी कहा है। इस अवस्था को फ्रायड ने क्या कहा है? क्वेश्चन बन रहा है, देखिए। इस अवस्था को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय कहा। इस अवस्था में को मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने 6 भागों में बांटा है। तो जीन पियाजे ने प्राथमिक परिचय या मौखिक अवस्था को कितने भागों में बांटा है? तो जीन पियाजे ने मौखिक अवस्था को 6 भागों में बांटा है। इस अवस्था में स्तनपान करने से बच्चा सनसनी महसूस करता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु को कोड़ी या तिरछे दृष्टि से देखता है, लेकिन ओझल होने तक ढूंढता नहीं है। शिशु की अवस्था 3 से 6 माह की होती है। तो इसमें शिशु वस्तु को पकड़ने, आँख, कान, नाक, त्वचा आदि से प्राप्त सूचना को समायोजित करने की चेष्टा करता है। यह अवस्था 7 से 10 माह की होती है। बच्चा वस्तु को ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु स्थान परिवर्तन को स्पष्टता नहीं समझ पाता है। यह 5वीं अवस्था 11 से 15 माह के बीच की होती है और इस अवस्था में बच्चा स्थान परिवर्तन के क्रम को भलीभांति जानने लगता है। और 6ठी अवस्था, यह 6ठी और अंतिम अवस्था, यह अवस्था आमतौर से 15 से 18 माह के बीच होती है, अर्थात 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए। इस अवस्था में शिशु वस्तु का चित्रण करके या आंतरिकरण करता है। ऊपर में क्या कहा गया था? 1 से 1.5 वर्ष, ठीक है। यहाँ भी जॉन पियाजे ने भी 1 से 1.5 वर्ष ही इसकी अवस्था को माना है और 6 भागों में डिवाइड किया है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं शौचावस्था। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। इस अवस्था का मुख्य कार्य बच्चों को शौच प्रशिक्षण देना। यही
कारण है कि इस अवस्था को शौच अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था विभिन्न समाजों और परिवारों में भिन्न भिन्न अवस्था में आरंभ होती है। जैसे अमेरिकन समाज में साधारणतः 1 से 3 वर्ष तक और भारतीय समाज में लगभग 4 वर्ष तक होती है। शौचावस्था में माँ बच्चों के लिए एक साधक नेता होती है। माँ क्या होती है शौचावस्था में? साधक नेता। इस अवस्था में सदस्यों द्वारा क्रोध, स्नेह, विरोध, सहयोग आदि प्रदर्शित करने और बच्चों में भी तनाव और प्रेम के भाव प्रकट होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में व्यक्तित्व के विभिन्न गुण उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था में माँ की दोहरी भूमिका भावनात्मक भी होती है। इस अवस्था में बच्चों का चलना, बोलना, सीखना आदि के कारण सामाजिक संबंधों का विकास होने लगता है और वह माँ के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से भी संपर्क में रहता है। नेक्स्ट हो जाता है तदात्मीकरण की अवस्था। यह अवस्था कब होती है? 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है तदात्मीकरण। इस अवस्था में बच्चा लड़के लड़की के शारीरिक भिन्नताओं को समझने लगता है, परंतु उसे यौन संबंधी प्रकारों का ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में बच्चों में ईडीएफएस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की भावना आती है। क्वेश्चन बनते हैं तदात्मीकरण अवधारणा में कौन सी कॉम्प्लेक्स की भावना आती है बच्चों में? ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है ऑडिपस एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इसमें पुत्र अपनी माँ के प्रति प्रेम हो जाता है, माँ के प्रति प्रेम होता है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, यह पुत्री को अपने पिता के प्रति प्रेम का लगाव होता है। इस अवस्था में बच्चे संबंधों में विभेदीकरण करना सीख जाते हैं। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जॉनसन ने तादात्म्यकरण को कितने भागों में बांटा है? जॉनसन ने 3 भागों में बांटा है। वो अपने पिता के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, वो अपने भाई बहनों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है और वो अपने पूरे परिवार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। जॉनसन ने सफल तादात्म्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित 4 परिस्थितियाँ बताई हैं। लड़की को माँ और लड़के के पिता को पूरा प्यार मिले, बच्चा जिसे आदर्श मानता है उसे पूरा प्यार मिले, माता लड़के को अपने पिता के आदर्श मानने के लिए प्रेरित करे और पिता का माँ से सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4th अवस्था हो जाती है किशोरावस्था। मनुष्य जीवन में संक्रांति काल के रूप में उपस्थित होता है। किशोरावस्था को क्या कहा गया? संक्रांति काल उपस्थिति होती। इस काल में किशोर संकट उपस्थित होता है। यह अवस्था कब से कब तक होती है? 13 से 16 वर्ष के बीच। इस अवस्था में बच्चा परिवार के साथ साथ अन्य लोगों के संपर्क में भी आता है। यह अवस्था प्रायः यौवना से आरंभ होकर शुरू होती है, जिसमें युवा लड़के लड़कियां अभिभावक के नियंत्रण से अधिक स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, खासकर यौन संबंधित गतिविधियों में। इस अवस्था में सुपर ईगो अर्थात नैतिकता की भावना भी पैदा होती है। क्वेश्चन बनता है सुपर ईगो कब कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट 5वीं अवस्था हो जाती है युवा अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति को परिवार तथा बाहरी जगत में कई महत्वपूर्ण दायित्वों को निभाना पड़ता है, जिससे कभी कभी से भूमिका संघर्ष की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। भूमिका संघर्ष की स्थिति का सामना कौन सी अवस्था में करना पड़ता है? युवा अवस्था में। प्रौढ़ावस्था, इसमें व्यक्ति पर सामाजिक दायित्व बढ़ जाते हैं और उसमें अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा आदि का भार भी बढ़ता है। और वृद्धावस्था नंबर 7 अवस्था है। व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टि से कई परिवर्तन होते हैं। उनका परिवार और समाज में उच्च पद होता है, जिसके कारण वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में समन्वय स्थापित करना सीखता है। कभी कभी वह पीढ़ी संघर्ष में स्वयं को भी उबारना भी सीखता है। उपरोक्त समाजीकरण की 4 अवस्थाएं जो जॉनसन द्वारा दी गई है, वास्तव में यह मुख्य रूप से पार्सन्स का ही वर्णन है। जॉनसन के द्वारा केवल इसे समर्थन प्रदान किया गया है, जबकि फ्रायड ने समाजीकरण की प्रक्रिया की 7 अवस्था बताई है। क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्रायड ने समाजीकरण की कितनी अवस्था बताई है? तो 7 अवस्था। पार्सन्स ने या जॉनसन ने कितनी बताई है? 4 अवस्था बताई है। फ्रायड की कौन कौन सी 7 अवस्था होती है? तो हम ये देखेंगे कौन कौन सी 7 अवस्था होती है। मौखिक अवस्था, शौचावस्था, तदात्मीकरण की अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये 7 अवस्था फ्रायड के अनुसार वर्णित की गई है। अब हम देखेंगे समाजीकरण के सिद्धांत। सामाजिकरण में समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म सेल्फ और स्व के विकास के आधार पर समझने का प्रयास किया। आत्म कोई शारीरिक तत्व न होकर एक मानसिक तत्व है। स्व का अर्थ गर्व या घमंड से नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने बारे में जानने से। जो दूसरों के संपर्क में आने पर व्यक्ति के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं उससे विकसित होता है। स्व के ज्ञान के बाद ही व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास कब होता है? स्व के ज्ञान के बाद ही।
किसके ज्ञान के बाद व्यक्तित्व का विकास होता है? स्व के ज्ञान के बाद ही। अब सी एच कुले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902 में आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इससे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर किसकी पुस्तक है? सी.एच. कुले की। कब प्रकाशित की गई? 1902 में। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? सी.एच. कुले ने दिया है। कौन सी पुस्तक में दिया है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1902। इस पुस्तक में उन्होंने आत्मदर्पण के सिद्धांत का वर्णन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज व्यक्ति के लिए किस प्रकार कार्य करता है? दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसी आधार पर वह धारणाएं बनाता है। कुले ने आत्म के विकास के लिए चरों की बात की है, वो देखते हैं। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे की राय के संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा महसूस करता है। ये 3 चीज़ ही उनकी प्रमुख सिद्धांत की बातें होती हैं। दूसरों के द्वारा अपने बारे में दी गई प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम स्व का निर्माण करते हैं। कुले ने कहा है कि सामाजिकरण और आत्म का विकास में सीधा संबंध है। कुले ने क्या कहा है? इन दोनों के बीच सीधा संबंध है। समाज व्यक्ति का दर्पण है और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब। ये लाइन किसने कहा है? समाज व्यक्ति का दर्पण है और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब, सी.एच. कुले ने। कुले ने लुकिंग सेल्फ शब्द ठाकरे के मनोवैज्ञानिक वैनिटी फैन नामक कृति से लिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं कि कुले ने लुकिंग सेल्फ शब्द कहाँ से लिया है? तो वैनिटी फेयर, ठाकरे की मनोवैज्ञानिक बुक वैनिटी फेयर नामक कृति से लिया है। अब दूसरा सिद्धांत आ जाता है जी.एच. मिड का सिद्धांत। मिड एक दार्शनिक और समाजशास्त्री दोनों थे। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, मिड क्या थे? दार्शनिक थे या समाजशास्त्री थे या दोनों थे? तो आंसर हो जाएगा दार्शनिक और समाजशास्त्री दोनों थे। उन्होंने समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में प्रकट किए। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? जी.एच. मिड की। जी.एच. मिड ने अपनी समाजीकरण संबंधी विचार किस पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं? माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। और एक दार्शनिक रूप से मिड को यह जानना चाहते थे कि व्यक्ति और समाज में भी पहले कौन आया। मूल रूप से मिड और कुले के विचारों में समानता है, किंतु आत्म के विकास में कुले व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं, जबकि मिड व्यक्ति की तुलना में समाज का अधिक महत्व मानते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्व कौन देते हैं, मिड या कुले? मिड। नेक्स्ट, व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास किस रूप में होता है? इसे स्पष्ट करने के लिए मिड ने मैं और मुझे जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? जी.एच. मिड ने। जबकि आत्मदर्पण का सिद्धांत सी.एच. कुले ने। अब मैं एक व्यक्तिगत अवधारणा और व्यक्तियों के अंदर ईगो की भावना का निर्माण करता है। इसका संबंध व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति किए गए जाने वाले कार्य से है। और मी, इसका अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को दूसरे की प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति उन विचारों या बातों में आंतरिकरण कर आत्म या स्व का विकास करता है। दूसरे शब्दों में मिड ने मुझे को ही महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन बनता है कि मिड ने किसे महत्वपूर्ण माना, मैं या मुझे? तो उसने मुझे को महत्वपूर्ण माना है। मिड के सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं, प्रमुख बातें क्या हैं? आत्म का समुचित विकास, समाजीकरण एवं आत्म का विकास दूसरों के व्यवहार से ही समझना है। आत्म के विकास के बाद ही व्यक्ति एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है। स्व के बारे में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा करना ही आत्म का विकास होता है। अब हम देखेंगे मिड का सिद्धांत सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज्ड ऑर्डर का सिद्धांत भी कहा जाता है। मिड का सिद्धांत क्या कहा जाता था? मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। और दूसरा सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो जी.एच. मिड ने दिया। इसी सिद्धांत के आधार पर ही कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण अन्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब इस दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। और इन लोगों का कहना है कि कोई भी व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों का अनुकरण करता है जिसे वह अपने लिए महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड का सिद्धांत देखेंगे। फ्रायड ने अपने सिद्धांत को काम प्रवृत्तियों, बुक लिबिडो के आधार पर समझाया है। क्वेश्चन बनता है कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत को किस आधार पर समझाया है?
तो बुक लिबिडो के आधार पर समझाया। फ्रायड को मनोविश्लेषण का पिता भी कहा जाता है। फ्रायड कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे और फ्रायड को मनोविश्लेषण का पिता भी कहा जाता है। यह आत्म के विकास में समाजों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते। फ्रायड ने सामाजिकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया। फ्रायड ने सामाजिकरण के सिद्धांत को किस आधार पर समझाया है? मानसिक क्रियाओं के आधार पर। ये क्वेश्चंस बनते हैं। सामाजिकरण को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। फ्रायड ने सामाजिकृत आत्म या शौक की अवधारणाओं को चुनौती दी और कहा है कि आत्म और समाज में कोई तालमेल नहीं। फ्रायड ने स्व को ईड, ईगो और सुपर ईगो नामक 3 भागों में विभक्त किया है। क्वेश्चन ये भी बनते हैं, स्व, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? तो फ्रायड ने दी है। अब इन तीनों अवधारणाओं को समझेंगे। पहला है ईड, अनकॉन्शियसनेस माइंड, अचेतन मन। यह मानव मूल प्रेरणाओं, प्रवृत्तियों, इच्छाओं का योग है। ईड के सामने नैतिक, अनैतिक, अच्छे बुरे का कोई भी प्रश्न नहीं होता। वह किसी न किसी प्रकार से अपनी संतुष्टि चाहता है। दूसरा है ईगो, कॉन्शियस माइंड, अहम। ईगो स्वयं का चेतन और तार्किक पक्ष है। ये क्वेश्चन बनता है। ईगो क्या है? स्वयं का चेतन और तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश देता है और यह ईड पर नियंत्रण रखता है। ईड पर नियंत्रण कौन रखता है? ईगो। ईड के समान ही ईगो अपने अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रखता, फिर भी वह ईड की तुलना में कुछ ज़्यादा नैतिकवान होता है। सुपर ईगो, अवचेतन मन, पराअहम। सुपर ईगो सामाजिक मूल्यों, सामाजिक आदर्शों का योग है और यह हमेशा ही नैतिकता को सहारा लेता है और यह ईड और ईगो पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा है, तो यह भूख ईड कहलाएगी और ईगो कहेगा कि खानी है, भूख शांत करनी है, मेहनत करो। और यदि मिठाई खानी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ। या अगर स्थिति अनुकूल हो, अगर कोई नहीं देख रहा हो तो चोरी कर लो, चुपके से उठाकर खा लो। इस प्रकार ईगो और ईड सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, जबकि सुपर ईगो व्यक्ति से हमेशा कहेगा चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत बात है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दुर्खिम का सिद्धांत। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन बनता है, दुर्खिम ने की पुस्तक कौन सी है? सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। इसे समाज एवं समूह को ही महत्वपूर्ण माना है। दुर्खिम ने किसे महत्वपूर्ण माना है? समाज और समूह को महत्वपूर्ण माना है। इसीलिए इनके सिद्धांत को सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या सामूहिक चेतना का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि सामूहिक प्रतिनिधान या प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खिम ने दी है। यह सामूहिक चेतना का सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खिम ने दिया है। इनके अनुसार आत्म के विकास के लिए मुख्य रूप से समाज ही जिम्मेदार हैं। ये क्वेश्चंस बनते हैं। आत्म के विकास के लिए मुख्य रूप से समाज को जिम्मेदार किसने माना है? दुर्खिम ने माना है। नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना ही समाजीकरण है। इन्होंने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। समाज उस पर जैसा अंकित करता है, व्यक्ति उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करना सीख लेता है, संपन्न करता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व ही सामाजिक तत्व है। किसका कहना है? दुर्खिम का कहना है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक है समाजीकरण के प्रकार के। बूम एंड सेल्जेनिक के अनुसार 2 प्रकार होते हैं, दमनकारी समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण। माता पिता पर केंद्रित होते हैं। सहभागी समाजीकरण, यह समाजीकरण समाज केंद्रित माना जाता है और इससे बच्चा अपनी इच्छा से आचरण करता है। मेटा स्पेंसर के अनुसार निम्न 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण और दैतिक समाजीकरण। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण, दैतिक समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो मेटा स्पेंसर ने। प्राथमिक समाजीकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई किसी जबकि प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है और यह समाजीकरण परिवार, खेल, समूह और पड़ोसियों के बीच होता है। क्वेश्चन बनता है प्राथमिक समाजीकरण, जैसे आपको ये दे दिया जाए परिवार, खेल, समूह और पड़ोसियों के बीच होता है, किस प्रकार का समाजीकरण? प्राथमिक समाजीकरण। दैतिक समाजीकरण, प्राथमिक समूहों के अलावा जब समाजीकरण अन्य दैतिक समूहों के द्वारा होता है तो इसे दैतिक समाजीकरण कहते हैं। जैसे मेटा स्पेंसर ने उत्तर समाजीकरण भी कहा है दैतिक समाजीकरण को, और दूसरा क्या नाम दिया गया है? उत्तर समाजीकरण। दैतिक समाजीकरण को उत्तर समाजीकरण किसने कहा है? तो मेटा स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट है समाजीकरण की कुछ अन्य शब्दावली है। नकारात्मक समाजीकरण, कई बार व्यक्ति समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीख लेता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं,
चोरी करना, गाली देना, आज्ञा का उल्लंघन करना किस प्रकार के समाजीकरण में आएंगे? तो नकारात्मक समाजीकरण। विसमाजीकरण, पहले सीखे हुए व्यवहारों को भुलाकर, अर्थात व्यक्ति का जो पहले समाजीकरण हो उसे भुलाकर समाप्त कर देना और दोबारा विसमाजीकरण कहलाता है। इसके भी एग्जाम्पल्स द्वारा उदाहरण पूछे जाते हैं। पुनः समाजीकरण, पुनः समाजीकरण का कार्य विसमाजीकरण के बाद ही संभव है। जैसे अपने समाजीकरण, जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसको भुला देता है, फिर नया समाजीकरण सीखता है तो वह पुनः समाजीकरण कहलाता है। किसी के द्वारा पहले सीखे हुए व्यवहार को भुलाकर नया व्यवहार सीखना ही पुनः समाजीकरण कहलाता है। जैसे अपराधियों का सभ्य पुरुष बनना, भारतीयों का अमेरिका में जाकर बस जाना और वहाँ के समाजीकरण, वहाँ के मूल्यों को अपनाना। संस्कृतिकरण, पूर्वाभाषी समाजीकरण, भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से अभ्यास की तैयारी करना ही पूर्वाभाषी समाजीकरण है। जैसे एक व्यक्ति का अध्यापक, डॉक्टर, अधिकारी बनना या उससे पूर्व संबंधित व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभाषी समाजीकरण है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि एक व्यक्ति का अध्यापक बनने का प्रयास करना किस प्रकार के समाजीकरण में आएगा? पूर्वाभाषी समाजीकरण। कुछ अन्य फैक्ट हैं एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार। एरिक्सन अपनी पुस्तक आइडेंटिफाई यूथ एंड क्राइसिस में समाजीकरण के सिद्धांत के संबंध में पहचान संकट की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। एरिक एरिक्सन ने समाजीकरण के निम्नलिखित 3 चरणों से गुजारा है। पहला बनाम दोष, अभ्यास और अवधान बनाम हीनता, स्वतंत्रता बनाम और विश्वास बनाम अविश्वास। आई होप आपको ये टू द टॉपिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और इस वीडियो को आप रिपीट देखें जिससे कि आप भी एमसीक्यू में हमारे साथ साथ क्वेश्चंस का जवाब देते जाएं। थैंक यू। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।